हेलो गाइस, हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें हम तीनों चीज़ें देखेंगे: टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ई वे बिल। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो टैक्स इनवॉइस पे है। पहले मैं आपको इसकी समरी शो करूँगी, देन हम इसके नोट्स देखेंगे बुक में से, जो आई थिंक क्वेश्चंस वाइज हम कर रहे हैं वही है। ठीक है, मैंने इसके छोटे से एज अ समरी नोट्स भी प्रिपेयर करती हूँ, मैंने आपको बताया था, तो वही दिखा रही हूँ। पहले जस्ट देखते हैं टैक्स इनवॉइस होता क्या है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट अ रजिस्टर्ड डीलर सेंड्स टू अदर रजिस्टर्ड डीलर। ये एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो रजिस्टर्ड डीलर सेंड करता है दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को। और जब ये कब सेंड की जाती है? जब एक बार सेल हो जाती है। ठीक है, ये हमने मेन जस्ट इसको जानने के लिए लिखा है, बाकी एक्सप्लेनेशन सारी हमारी क्वेश्चन वाइज जैसे हम बुक में करेंगे उसमें होएगी। देन हम देखेंगे आज की वीडियो में इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। एवरी टैक्सेबल पर्सन, जो जो ये लिख रखे हैं सारे एज इट इज़ फीचर्स हम बुक में से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, देन हम इसका कंटेंट देखेंगे कि मतलब एक बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। और आपको अगर हो सका तो मैं इसको डेमो भी दिखाऊंगी कि बिल होता कैसा है। ई वे बिल का भी दिखाऊंगी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सबका डेमो भी दिखाऊंगी, मेरे पास होएगा शायद। ठीक है, कंटेंट होता है कि उस बिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे उसका नेम, उसका सब कुछ, जैसे कौन सा गुड सेंड कर रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू है, कितने का अमाउंट है, कितना उसके ऊपर टैक्स, सारी डिटेल्स होती हैं, मतलब डीपली डिटेल्स। ठीक है, देन हम इसके अंदर देखेंगे टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। और उसकी टाइम लिमिट क्या होती है कि कितनी टाइम लिमिट के लिए हम लोग उसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट शॉर्ट में लिखा है, जब हम बुक में से देखेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या लिख रखा है। अभी फ़िलहाल के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए समरी कहाँ से थी। ठीक है, सेम बुक वाला ही है, मैंने कुछ उसमें से लिखा नहीं है खास। जो मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने लिखा है, क्योंकि पेपर के पास आने पे हम बुक नहीं रीड कर सकते, तो हमें जस्ट पता होना चाहिए कि क्या ऐड ऑन करना है। लिमिट इसकी मैंने ली है सप्लाई इन्वॉल्व, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है, मतलब जहाँ से दिल्ली से मुंबई गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें लिमिट। और जहाँ अदर केसेस, मतलब जहाँ अब मैं किसी दुकानदार की शॉप में गई हूँ, वहाँ गुड्स की मूवमेंट तो नहीं हो रही है, बट मैं खुद जाके ख़रीद रही हूँ ना। गुड्स की मूवमेंट एक शहर से दूसरे शहर नहीं हो रही, मैं खुद वहाँ जाके ख़रीद रही हूँ दूसरे शहर में। ठीक है, तो ये दो केसेस इसमें है। देन टाइम लिमिट फॉर सर्विसेज में भी होता है। एक तो सर्विसेज होती हैं जो सिंपल लोग देते हैं, उसमें टाइम लिमिट होती है विदिन 30 डेज़ हम उसको बिल टैक्स इनवॉइस बना के दे सकते हैं। और अगर कोई सप्लाई होती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी की, बैंकिंग कंपनीज़ की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की और एनबीएफसी की, उनके अंदर विदिन 45 डेज़ की वैलिडिटी होती है इसकी, कि टाइम लिमिट है 45 डेज़ के अंदर अंदर हम ये बिल प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, ये जब हम बुक से पढ़ेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। अब मैं आपको इसको बुक से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, पहले हम इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ रहे हैं, फिर हम इसमें आपको इसका दिखाऊंगी रियल में टैक्स इनवॉइस होता कैसा है। देखो, पहले हमें बोल रखा है टैक्स इनवॉइस और उसके फीचर, यही मेरी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। जिनको पता है बुक के बारे में तो उनको तो देख ही लेंगे वो, बाकियों के लिए देख लो। इन सिंपल वर्ड्स, इनवॉइस इज़ अ डॉक्यूमेंट। इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है। इशू टू दी एड्रेसेस स्पेसिफाई द नेचर ऑफ टैक्स। किसको ये मतलब करती है, शो करती है? टैक्सेबल सप्लाई। इनवॉइस हम क्यों इशू करते हैं? जब हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, रिलेटेड टू टैक्स सप्लाई करते हैं, जब हमें टैक्स की पेमेंट होती है, फिर वो टैक्स हमें आगे जाके गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसी वजह से हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। इसका नाम भी तभी टैक्स इनवॉइस है। ये टैक्सेबल सप्लाई पे ही इशू होता है। मेड एंड ऑल्सो ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन एडिशन टू अदर इंफॉर्मेशन। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये मीनिंग आपको टफ लगेगा, मैं आपको इसका ईजी बता रही हूँ क्या लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर रखा है थोड़ा सा, ये देखो फोटो का टैक्स इनवॉइस का मीनिंग ध्यान से देखना, फोटो क्लियर है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस ऑन कंपल्सरी बेसिस फॉर सप्लाई एज पर प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई पर्सन है वो रजिस्टर्ड है तो उसको बिल तो इशू करना ही करना है। अगर वो कोई भी चीज़ सेल या परचेज कर रहा है तो वो बिल लेगा, और सेल कर रहा है तो बिल देगा। The provision regarding the tax invoice is given in section 31 of CGST Act। ठीक है, ये उसका एक्ट बता रखा है। टैक्स इनवॉइस प्रिलिमिनरी रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टैक्स इनवॉइस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन
एंटर्ड बिटवीन दी टू पार्टीज़, कि टू पार्टीज़ के बीच में कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, उसके ऊपर कितना उसने टैक्स पे किया है, सारा कुछ रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट अ रजिस्टर्ड डीलर सेंड टू अदर रजिस्टर्ड डीलर। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड डीलर सेंड करता है दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को वंस अ सेल हैज़ बीन मेड, जब उनकी सेल हो जाती है। इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक नेम, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूड होती हैं, जैसे उसका नेम, एड्रेस, सप्लायर कौन है, बायर कौन है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है गुड्स की, उसकी वैल्यू क्या है, उसके ऊपर टैक्स क्या लग रखा है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती है। ये हम टैक्स इनवॉइस का मीनिंग यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा टफ लिख रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है, आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे इसमें फीचर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। फीचर्स में क्या होएगा हमें ध्यान से समझना है। देखो फीचर्स क्या लिख रखा है, पहला एवरी टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज़ रिक्वायर्ड टू, जो भी टैक्सेबल पर्सन है मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्स पे करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो बिल को इशू करे, required to issue tax invoice. Then second detail, tax invoice shall contain details as specified in rule 1, जैसे कि इस rule 1 में बताया था कि टैक्स इनवॉइस में हमें सारी डिटेल्स डालनी होती है, सप्लायर की भी और रेसिपिएंट की भी, ठीक है। देन थर्ड होता है सीरियल नंबर। जो हमारे बिल होते हैं ना, ये हमारी एक कंपनी है, जैसे उसकी एक नोटबुक बनी होएगी, उसमें बिल के सीरियल्स चलते होते हैं, सीरियल नंबर चलता होता है बिल का। ये सीरियल नंबर का बिल मैंने ए को दे दिया, ये सीरियल नंबर का बिल का बी को दे दिया, उसकी एक एक कॉपी मेरे पास भी नो डाउट रहती है, क्योंकि मेरे को भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग उसकी होती है, सीरियल नंबर वाइज चलते हैं। टैक्स इनवॉइस शुड हैव यूनिक कॉन्सिक्वेंटली सीरियल नंबर इन वन और मल्टीपल सर्विसेज इंडल्जिंग अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, हाइफन्स और डैश और स्लैश। ये अपनी मर्जी होती है कि हमने सीरियल नंबर कैसे रखवाने हैं, अल्फ़ाबेट्स में, न्यूमेरिक्स में, स्पेशल कैरेक्टर्स में, हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है HSN कोड। HSN कोड क्या होता है, ये ना हमारा कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसका एक कोड होता है, जैसे मुझे एक ही कोड पता है मेडिसिन्स का HSN कोड होता है 3004, ये वाला कोड होता है 3004, 4 डिजिट्स का ही कोड होता है मोस्टली गुड्स का। मुझे सिर्फ मेडिसिन्स का पता है जो मैं आपको बता रही हूँ, हर प्रोडक्ट का ना अलग अलग कोड होते हैं। इसका HSN मेडिसिन का बताया मैंने आपको, उसका 3004 होता है, ठीक है। वो हर, जैसे हम मेडिसिन का बिल काट रहे हैं तो उस पर मेडिसिन का लगेगा, अगर हम कुछ और मटेरियल का काट रहे हैं बिल तो मटेरियल का लगेगा, तो अलग अलग लगते हैं, ठीक है। इट शुड कंटेन HSN कोड ऑफ गुड्स और अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस ऑफ टैक्सेबल पर्सन हैविंग टर्नओवर बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट। इससे क्या पता चलता है उनकी टैक्स की वो पर्सन पहले तो टैक्सेबल पर्सन है, उसका टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, और उसके टर्नओवर जो उसकी सालाना इनकम होती है, टर्नओवर, सेल टर्नओवर जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी एक लिमिट सेट बता देता है कि इस बंदे की इससे है। क्योंकि जो बंदा देखो मेडिसिन में डील कर रहा है, हमें मेडिसिन बिजनेस सुन के पता चल जाता है, क्योंकि इसमें मेडिसिन आती तो 2 रुपये की है, बिकती 50 की है, तो हमें उससे आइडिया लगा सकते हैं उसकी टर्नओवर का, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने आपको ये मीनिंग करवा दिया, इसमें और भी फीचर्स हैं। देखो ये और टैक्स इनवॉइस का फीचर क्या है, ये एक एविडेंस होता है कि हमने सप्लाई की है, एविडेंस होता है ना कि एक हमने सप्लाई कर दी है। द टैक्स इनवॉइस इशू बाय सप्लायर प्रोवाइड टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सप्लायर बायर डिटेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स, कि कितने वैल्यू के गुड्स हमने दिए, कितने का उसके ऊपर अमाउंट आया। सो इट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड इज़ अ वैलिड प्रूफ एविडेंस द ट्रांजेक्शन कैरिड ऑन, ये एक वैलिड प्रूफ है कि हमने ट्रांजैक्शन कर दी है, ठीक है। देन है एविडेंस फॉर क्लेमिंग पेमेंट, ये एक एविडेंस भी होता है जो पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के साथ डील करता है देन हम ITC क्लेम कर सकते हैं। आई थिंक आपको पता है, उसी के बारे में बता रखा है कि इसमें हम एविडेंस में इसको एविडेंस के रूप में मतलब यूज़ करके हम ITC क्लेम कर सकते हैं। सिंस ऑल द इसेंशियल डिटेल्स रिलेटिंग टू सप्लाई आर मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस, इट एक्ट अ प्रूफ फॉर क्लेमिंग पेमेंट, तो ये एक प्रूफ के तौर पे काम करता है जिसकी वजह से हम अपनी पेमेंट क्लेम कर सकते हैं जो हमने टैक्स पे किया है। अगर तो वो डबल टैक्स पे हुआ है, जैसे जिस बंदे ने उसको ख़रीदा
उसने भी टैक्स पे किया, उसने आगे मेरे को बेचा, उसने मेरे से डबल टैक्स कलेक्ट किया, तो उस केस में हम टैक्स भी उससे क्लेम कर सकते हैं। एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। सर्व एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये एक डॉक्यूमेंट भी होता है। बायर और एनीवन एल्स बायर बिहाफ कैन दी डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन दी बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे चाहे बायर या उसकी जगह कोई और भी गुड्स की डिलीवरी कर सकता है। स्पेशली व्हेन प्राइस इज पे, स्पेशली किस केस में, जब प्राइस ही पे हो चुका है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे बायर उसकी डिलीवरी करे या उसको उसकी जगह कोई और करे, प्राइस तो पे हो चुका है ना, वो भी फुल। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब ये एक डॉक्यूमेंट ऐसे का काम करती है जिसको दिखा के हम सामान को ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बिल है, गुड्स की सप्लाई अभी तक हुई नहीं, तो गुड्स हमारे पास आए, तब मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने किसी को बोल दिया तो रिसीव कर लेना, उसने रिसीव कर लिए मेरी जगह, क्योंकि पेमेंट तो हो चुकी है, पैसे से तो कुछ लेना ही नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, वही पॉइंट्स है ऊपर हमने किया था, ठीक है। ये वाला क्लेमिंग पेमेंट अवेलेबल हो जाता है आईटीसी। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव अ वैलिड टैक्स इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर इन ऑर्डर टू क्लेम बैक द जीएसटी दे हैव पेड टू परचेज फ्रॉम द बिजनेस। इट एक्ट एज एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वही बता रखा है कि वो क्लेम बैक कर सकता है जीएसटी जो उसने परचेज करते वक्त पे किया था। ये एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जिससे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है असिस्ट इन इनवॉइस मैचिंग। असिस्ट इन इनवॉइस मैचिंग में क्या है? इनवॉइस मैचिंग इज अ मैकेनिज्म अंडर विच ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय सप्लायर विल बी मैच्ड। इनवॉइस मैचिंग इज द मैकेनिज्म अंडर विच ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, जो भी टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं मेड बाय सप्लायर, विल बी मैच्ड अगेंस्ट ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव बाय द बायर, जो भी बायर के पास उसकी सप्लाईज होती हैं उसको मैच किया जाता है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय द सप्लायर इज फर्निश इन जीएसटी R1, जो डिटेल्स होती हैं जो उसने सप्लाई सेल की है वो R1 में जाती है, ठीक है। सेल की रिटर्न होती है R1, और जो हम R1 फिल करते हैं, जैसे हमने सेल की पर वो गुड्स किसी दूसरे ने तो परचेज किए, जिस बंदे ने परचेज किए वो दूसरे बंदे के अकाउंट में वो 2A में जाएगी, which in turns to auto populated in part B of GSTR 2A of the buyer। सेलर की वो R1 बन गई क्योंकि सेलर ने वो चीज़ें सेल की, जिसने वो चीज़ें खरीदी उसकी वो एंट्री आएगी GSTR 2A में, क्योंकि उसकी या 2A में परचेज वाली एंट्री में चली जाएगी, ये उसकी सेल वाली रिटर्न में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये बायर की परचेज वाली में आ गई। और दी रेसिपिएंट थस टैक्स इनवॉइस हेल्प इन रिकनसाइल, जो फिर टैक्स इनवॉइस है वो हेल्प करता है हमें रिकनसाइल। फिर ना हम बाद में इसकी 2A और इनकी सेल मैच करते हैं कि जो मतलब जैसे अब 2 ही है, ये आपस में ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो हम इनको आपस में इजीली मैच कर सकते हैं ना कि हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन नोटेड है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए, इधर से सेल हुई है तभी इन्होंने परचेज़ की है, ये तो नहीं है ये परचेज़ करी जा रहा है इसने सेल की एंट्री नहीं डाली। तो हम इसको ईजिली रिकनसाइल मतलब चेक कर सकते हैं जब हम रिटर्न भरते हैं, वो दोनों की, बोथ सप्लायर की भी और बायर की भी। आई होप फीचर्स क्लियर हैं, आप कर लोगे अब, ठीक है। उसके बाद है इसका कंटेंट, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन बन रहा है पर कंटेंट इसी के हैं, टैक्स इनवॉइस के कंटेंट क्या होते हैं। अब टैक्स इनवॉइस पहले मैं आपको दिखा दूँ कैसा दिखती है शक्ल टैक्स इनवॉइस की। ये देखो ऐसा दिखता है बिल, यहाँ पे देखो रुको, टैक्स इनवॉइस है, यहाँ पे सप्लायर का नेम और एड्रेस आता है, यहाँ पे जीएसटी नंबर आता है सप्लायर का, यहाँ पे बिल की डेट आती है, आइडेंटिफाई नंबर आता है, यहाँ पे जो कस्टमर है उसका नेम आता है, उसका एड्रेस आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे आती हैं। देन यहाँ पे सिटी का नेम मतलब कोड होता है जो वो आता है, सारा कुछ आता है। देखो जैसे जैसे हमने पढ़ा है वही वही चीज़ें हैं। देन यहाँ पे टैक्स का यहाँ पे हो गया यूनिट, कितने पीस हैं, मतलब जो क्वांटिटी हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है वो आ जाएगी सारी। देन टोटल अमाउंट करके हमारा उसके ऊपर ये देखो यहाँ पे जीएसटी लग रखा है, जीएसटी लग के हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेएबल एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यहाँ पे एक्सक्लूड है, यहाँ पे टोटल जीएसटी ऐड हुआ देन आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। ये था हमारा टैक्सेबल मतलब टैक्स इनवॉइस। अब हम देखते हैं इसके अंदर यहाँ पे क्या बता रहे। फर्स्ट डिटेल ऑफ सप्लायर, जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स, ठीक है। देन बिल का सीरियल नंबर, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पॉइंट्स मैंने आपको बिल में दिखाया है, डिटेल वही है सारी लिखी हुई, आप अपनी वर्डिंग्स में इसको लिख सकते हो, मेन बात है।
फर्स्ट डिटेल ऑफ सप्लायर, डिटेल की सप्लायर की डिटेल्स लिखते हैं इनवॉइस में। सेकंड बिल के नंबर होते हैं, जो सीरियल नंबर्स होते हैं बिल के, सेकंडली वो आते हैं। थर्ड आते हैं डिटेल ऑफ इशू, कि हम क्या प्रोडक्ट उसको किस डेट पे इशू कर रहे हैं। टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन डेट ऑफ इट्स इशू, मैंने आपको दिखाई थी उसमें इनवॉइस डेट। देन डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, जो अगर बंदा रिसिप्ट जो कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, देन उसकी सारी डिटेल्स, उसका जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, डिटेल ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, देन उसका सिंपल नेम और उसका एड्रेस जो जो उसके पास अवेलेबल है, क्योंकि अगर वो अनरजिस्टर्ड है ऑब्वियस सी बात है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होएगा। अगर वो रजिस्टर्ड है देन उसका जीएसटी नंबर इज़ कंपल्सन, बट अगर वो अनरजिस्टर्ड है जो रिसीव कर रहा है गुड्स, देन जीएसटी नंबर को हम अवॉइड कर सकते हैं। देन HSN कोड मैंने आपको बताया था। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को डिस्क्राइब करना, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन यार बताना कितने पीसीज हैं, कितनी क्वांटिटी उसमें से जा रही है। देन नेक्स्ट ये देखो क्वांटिटी बता रखी है कितनी क्वांटिटी है। देन उस सारे की बिल की सप्लाई की वैल्यू टोटल कितनी हुई, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, कितने % टैक्स लगा, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स बना कितना। अब हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है जो वो कौन सी है, किस जगह पे गुड्स डिलीवर होने हैं, एड्रेस क्या है उसका। इंफॉर्मेशन ऑफ रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज क्या होता है, इसमें हमारे टैक्स की एक फॉर्म होती है कि हम टैक्स सीधा जो जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसको पे कर रहे हैं, या जो टैक्स जितना भी उसके ऊपर बन रहा है वो हम सीधा गवर्नमेंट को पे करेंगे। जब अगर तो हम सीधा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं देन वो इंफॉर्मेशन उसमें आती है रिवर्स चार्ज की। बट अगर हम जो टैक्स है हमारा वो सीधा जो जिससे हमने ख़रीदा है अगर उसको पे कर रहे हैं ना, देन हम रिवर्स चार्ज में नहीं आते। तो इसमें नीचे बताना होता है कि हमने टैक्स रिवर्स चार्ज के थ्रू पे करना है या हमने पे कर दिया है बिल के नीचे, ठीक है। क्योंकि हमने अब जैसे टैक्स उसको पे कर दिया तो रिवर्स चार्ज में आएगा कि टैक्सेस पे, अगर हम नहीं पे करेंगे तो रिवर्स चार्ज के थ्रू हमें सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। देन लास्ट में उस बंदे के सिग्नेचर जो भी उसमें बिल बना रहा है जो भी, ठीक है। ये हमारा कंटेंट था टैक्स इनवॉइस का। नेक्स्ट मैंने इसमें आपको बताई थी इसकी टाइम लिमिट। वेट, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे ये रहा, डिस्कस दी रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, कि इसकी टाइम लिमिट क्या है। देखो टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक तो गुड्स और एक सर्विसेज, मैंने आपको दो बताए थे। गुड्स के केस में मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे नहीं लिख रखा कुछ भी खास, वही रिपीटेड है। ये देखो अंडर सेक्शन, इसमें देखो सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है, बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल। और ये देखो पहले एग्जांपल देख लो, ए ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स टू बी टू मुंबई, एक शहर से दूसरे गुड्स में जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है। ए हैज़ टू सेंड द गुड्स डिलीवरी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ए सेंड द गुड्स टू बी टू ऑन 10th दिसंबर, ठीक है ना। तो सप्लाई हो रहे हैं, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट भी हो रही है वन प्लेस टू अनदर। ए वुड बी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस और एंड बिफोर ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तो इनवॉइस इसमें वो इनवॉइस कब इशू करेगा, जब उसने उसको ट्रांसफ़र किए हैं उससे पहले, बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स सप्लाई टू द रेसिपिएंट, गुड्स सप्लाई करने से पहले उसको वो करेगा, इनवॉइस इशू करेगा, देन उस गुड्स को सप्लाई करेगा। एनी अदर केस, जैसे बी कम्स टू शॉप ऑफ ए, अगर दूसरा केस है कोई, अगर बी ए की शॉप पे गया है सामान खरीदने के लिए, अब ऑब्वियस सी बात है अगर खुद सामान खरीदने गया है तो उसको ये सप्लाई तो करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड आस्क हिम टू पैक 1 kg अ पीस, अ पैक 1 राइस, ठीक है। तो वहाँ पे सामान खरीदने गया, उसने बोला चावल लेने हैं, उसने उसी समय पैक कर दिए, तो अब उसे एट ए टाइम उसी टाइम बिल क्रिएट करना पड़ेगा। नो डाउट बिल सप्लाई से पहले ही बनेगा, ठीक है। उसने चावल मांगे, उसने पैक किए, पहले वो बिल बनाएगा, देन उसको हैंड ओवर करेगा। देखो अंडर दिस ट्रांजेक्शन एज पर प्रोविजन इनवॉइस हैज़ टू बी इशू बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिस टाइम वो डिलीवरी कर रहा है उसी टाइम इनवॉइस इशू होएगा, और एट द टाइम और बिफोर मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, गुड्स को जो रेसिपिएंट है उसको अवेलेबल करने से पहले, बिफोर मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। दिस मीन इनवॉइस हैज़ टू बी इशू बिफोर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय ए टू बी, दोनों में पहले ही है। इसमें सप्लाई करने से पहले मतलब सप्लाई वन सिटी टू अनदर, बट यहाँ पे वन हैंड टू अनदर हैंड, ठीक है। देन टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज,
ये सर्विसेज में है। सर्विसेज में यहाँ पे वही लिख रखा है जो मैंने आपको आगे डायग्राम में पीछे मैंने समरी नोट में भी बताया था, तो हम समरी नोट ही दोबारा देख रहे हैं क्योंकि ये वही लिख रखा हुआ है। देखो 45 डेज 30 डेज वही रिपीटेड है। देखो अगर तो सिंपल सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई हो रही है देन तो विद इन 30 डेज सर्विसेज का देने के बाद विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम बिल इशू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई सप्लाई जो हो रही है, सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, वो कोई इंश्योरर कर रहा है, कोई बैंकिंग कंपनी कर रही है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रही है, देन विद इन 45 डेज वो बिल इशू कर सकते हैं। दैट्स इनफ है उसके लिए, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था टैक्स इनवॉइस। हमने डीपली जो जो इसके अंदर कवर होता था अकॉर्डिंग टू माई बुक मैंने सारा कवर किया है। जितने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेरे बने हैं, 1 लॉन्ग था 2 शॉर्ट थे स्टार्टिंग वाले, तो मैंने इसमें कोशिश की है कर दूँ। नेक्स्ट में हम क्रेडिट और डेबिट नोट कर लेंगे, देन हमारा ई वे बिल हो जाएगा, ठीक है। सेपरेट वीडियोस बनेंगी सेपरेट टॉपिक्स पे। जिसको कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।